इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको बता देते हैं, ठीक ना। उसको ध्यान से क्या करना है, बिल्कुल समझ लेना है, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, ठीक ना। तो अगर कोई भी चीज़ पहले से पता हो तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, और नहीं पता है तो और बढ़िया है। अगर अच्छे से पता होती है तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक ना। थोड़ा बहुत पता हो तो कन्फ्यूज़न होगा, बिल्कुल नहीं पता है तो माइंड एकदम खाली है तो ये और बढ़िया बात है, क्योंकि एकाग्रचित होकर जब सुनेंगे तो आराम से वो क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक ना। सौर मंडल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोल विज्ञान। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी की ही ब्रांच है। खगोल विज्ञान मतलब खगोल विज्ञान, इसको खगोल शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र, ठीक। तो खगोल शास्त्र में क्या होता है कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। खगोल शास्त्र में क्या करते हैं, आकाशीय पिंड जो स्पेस में हैं, अंतरिक्ष में जो पिंड हैं, इन पिंडों का अध्ययन किस में करते हैं, खगोल शास्त्र में, ठीक। एक होता है एस्ट्रोलॉजी। क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या, ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में अंतर है। एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, जैसे ग्रह, नक्षत्रों, तारों से रिलेटेड हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यह एक शास्त्र है, ठीक ना। हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे वास्तु दोष होता है ना, वास्तु वगैरह देखा जाता है, तो वो क्या ज्योतिषी तो होता है। वास्तु नहीं जानते, वास्तु जैसे घर बनाने के लिए कहते हैं ना कि किचन इस साइड होना चाहिए, दरवाज़ा इस दिशा में निकलना चाहिए, ठीक है, सीढ़ी इस दिशा से जानी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी होता है। और जो ये चीज़ें बताते हैं वो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। क्या होते हैं, एस्ट्रोलॉजर। हम लोग क्या पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या हुए, एस्ट्रोनॉमर हुए। जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है, अध्ययन करने की प्रक्रिया एस्ट्रोनॉमी, और जो अध्ययन कर रहा है वो क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमर हुआ, ठीक है। जैसे जो जियोग्राफी क्या है, धरातलीय स्वरूपों का अध्ययन क्या होता है, जियोग्राफी। और जो उसका अध्ययन करता है वो क्या होता है, जियोग्राफर होता है। उसके बारे में सोचता है, विचारता है, अपनी बातें रखता है। और समझ आ रही कि नहीं ये चीज़, ठीक। तो अब एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, तो खगोलीय पिंडों के इसमें अध्ययन में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सोलर सिस्टम है, इसके केंद्र में सूर्य है। सोलर सिस्टम के केंद्र में क्या है, सूर्य। तो ये बना दिए क्या, सूर्य, ठीक है। क्या है ये, सूर्य है, तारा है। बात समझ में आ रही है, ठीक। ये क्या है, सूर्य है। सूर्य बनता कैसे है, सूर्य का निर्माण कैसे होता है, बताए थे, नेबुला से। निहारिकाएं क्या हैं, सूर्य की, तारों की, स्टार्स की जननी है। निहारिका सिद्धांत बताया ना कि निहारिकाएं हैं, उनसे अलग अलग पदार्थ निकले, जो बीच का रह गया, बच गया, वो सूर्य हो गया, या सूर्य भी उससे निकल सकते हैं। बता रहे हैं ना, ठीक है। ये चीज़ देखो, सबसे पहले क्या होगा कि निहारिका बनाते हैं, ठीक है। निहारिका, ये एक हो गई क्या, निहारिका हो गई, ठीक। निहारिका क्या होती है,
धूल कण गैसों का सघन मिश्रण होती है। धूल कण और गैसों का सघन मिश्रण क्या होती है? नीहारिका। ठीक। नीहारिका बनती कैसे है? जब विरल गैसें होती हैं, विरल गैसें, धूल कण जब विरल होते हैं तो उससे बनती है क्या? नीहारिका। ठीक। विरल हो गई, विरल हैं, दूर दूर हैं, लेकिन फिर जब ये सघन हो गई, बादलों का रूप, जैसे बादल होते हैं ना घने सघन, तो जब ये बादलों का रूप ले लिया तो बादल का जब रूप ले लेगा तो क्या होगा? ये नीहारिका बन जाएगा। ठीक। नीहारिका से बनता है क्या? सूर्य। नीहारिका से क्या बनता है? सूर्य। सूर्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में। ठीक। ये दोनों ही क्या है? गैसें हैं, और ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब एक दूसरे में क्या होना? गुच्छित होना, क्रिया करते रहना। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के अंदर नाभिक में जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन क्या करते हैं? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बहुत तेजी से आए, और इतने तेजी से आते हैं कि इनमें आपस में संघट्ट हो जाता है, परफेक्ट कोलिजन होता है। परफेक्ट कोलिजन का मतलब इतनी तेजी से आए कि दोनों हाइड्रोजन क्या हुए? एक दूसरे से टकरा गए, और टकरा करके एक दूसरे में चिपक गए, तो फिर दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बना देते हैं। ठीक है। जैसे कोई गेंद लेके दीवार पे मारें तो गेंद वापस आ जाती है, इतनी तेजी से मार दें कि गेंद दीवार पे जाके चिपक जाए। जैसे दो लोग हैं, इधर से एक और इधर से एक आदमी, दो आदमी दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? गिर जाते हैं। उन दोनों की ही स्पीड इतनी ज़्यादा रहे, इतनी तेज रहे कि दोनों टकराएं तो एक दूसरे में चिपक जाएं, छोड़े ही नहीं एक दूसरे को, एकदम एक दूसरे के शरीर में धंस जाएं। तो वो क्या होगा? वो परफेक्ट कोलिजन होगा। ठीक है। यही क्रिया होती है सूर्य के नाभिक में। दो हाइड्रोजन इतने परफेक्टली जो है कि कोलैप्स होते हैं कि ये हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और ये प्लाज्मा की अवस्था में आ जाते हैं। प्लाज्मा का मतलब जैसे प्लाज्मा होता है गोंद, देखियो गोंद वैसा, उसी को क्या बोलते हैं? उस तरह की अवस्था में अगर कोई पदार्थ हो तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा। ठीक ना। तो नाभिकीय संलयन होता है इसमें। क्लियर। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब देखो, अब यहाँ से तमाम प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ठीक है। उसको पहले जान लेना क्या है? जरूरी है। ठीक। ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक। सूर्य में क्या हो गया? सूर्य क्या है? आग का दगता हुआ गोला बोलते हैं ना। तो जब ये नीहारिका था तो नीहारिका ये जल नहीं रही थी। जब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पास में आ गए, आ करके एक दूसरे से क्रिया करके बहुत तेजी से जलने लगे, मतलब एकदम आग उगलने लगे, तो वह क्या बन गया? सूर्य बन गया। ठीक। क्या बना? वो सूर्य बना। अब देखो होता क्या है कि अब सूर्य जो आज हमें दिखाई दे रहा है, या जितने भी तारे हैं, एक्चुअली सूर्य नहीं, सूर्य एक तारा है। हमारे जो तारे का नाम क्या हमने रखा है? सन रखा है, सूर्य रखा है। तो नीहारिकाओं से तारों का निर्माण होता है, और हमारे तारे का नाम क्या है? सूर्य। इसलिए हम सूर्य सूर्य कह करके उसको पढ़ते हैं। तो जब इसका ईंधन खत्म होगा, जब भाई कभी ना कभी एनर्जी खत्म होगी ना सूर्य के अंदर की भी, बताओ। तो जब इसकी एनर्जी खत्म होगी सूर्य की भी, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा? ये लाल दानव बनेगा। इसको बोलेंगे क्या? लाल दानव। ठीक है। रेड जाइंट बोलते हैं इसको, रेड जाइंट, लाल दानव। ये जब देखो, अब एक चीज़ हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। खाना सब लोग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो भी देखे होंगे, गैस को जलते हुए सिलेंडर से जब निकलता है तो गैस स्टोव में से जो गैस निकलती है उसको देखे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील क्या होता है? उसमें हमको 3 कलर दिखेगा कुल मिला जुला के। 3 कलर दिखेगा ना।
देखो क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले हमें दिखेगा नीला, नीला दिखेगा, ठीक। नीला के बाद हमें क्या दिखता है, लाल दिखता है, ठीक। लाल के बाद क्या दिखेगा, नारंगी, और नारंगी के बाद क्या दिखेगा, सफ़ेद, सबसे ऊपर वाला भाग। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा किसमें होती है, हीटर जलता है, लाल एनर्जी निकलती है ना, ऊष्मा, उसका कलर हमें रेड दिखाई देता है, ठीक। उससे भी खाना बनता है। गैस हम जलाते हैं तो उसमें से नीला एनर्जी निकलता है ना, मतलब उसका जो एनर्जी होती है उसका कलर हमें नीला, जो फ्लेम जलता है, जो ज्वाला होती है वो हमको नीले कलर की दिखाई देती है। तो नीले कलर की दिखाई देती है तो वो अति ज्वलनशील होती है। नीला कलर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है। उससे कम क्या होता है, लाल, उससे कम नारंगी, और सबसे कम सफ़ेद। जब कभी गैस ख़त्म होने वाला होता है सिलेंडर में, तो चूल्हा कैसे जलने लगता है, रेड जलने लगता है कि नहीं। आज जब बिल्कुल प्रेशर होता है, गैस भरी रहती है सिलेंडर में पूरी फुल तरीके से, तो वो क्या होता है, वो नीला जलता रहता है, बढ़िया जलेगा नीला। और जब गैस ख़त्म होने वाली हो, मतलब एनर्जी धीरे धीरे से ख़त्म हो रही, तो वो क्या होने लगता है, फिर रेड टाइप का जलने लगता है, होता है ऐसा। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। सूर्य पहले ऐसा था, फिर इसकी एनर्जी कुछ कम हुई तो यह लाल दिखने लगेगा। इसकी एनर्जी कम होगी तो कैसा दिखेगा, ये लाल दिखेगा, ठीक। अब देखो, इसमें लगभग 80-90% एनर्जी क्या होती है, ख़त्म होती है। एनर्जी कुछ कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो हमें सूर्य जो दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाल दानव, इसी को बोलते हैं, रेड जायंट। क्वेश्चन में, पेपर में पूछेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, लाल दानव के बाद जो है कि एनर्जी क्या हो गई, और ख़त्म हो गई, तो बाहर की एनर्जी पूरी तरीके से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जो अंदर का छोटा भाग बचता है, अंदर का क्या बचेगा, छोटा भाग। तो अंदर का जो छोटा भाग बचेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये वाइट ड्वार्फ होता है। क्या हो जाएगा, ये वाइट ड्वार्फ हो जाएगा। इसकी एनर्जी और ख़त्म हो गई, लाल से सफ़ेद दिखने लगा, तो इसी को बोलते हैं वाइट ड्वार्फ। इसका नाम क्या है, श्वेत वामन, श्वेत वामन, सफ़ेद दानव, ठीक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार इससे छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। लाल दानव का जो अंदर वाली जो परत है, जो बिल्कुल सेंटर का भाग है, इसमें विस्फोट भी हो सकता है। तो जब विस्फोट वाली कंडीशन आएगी तो उस विस्फोट वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अभिनव तारा बोलते हैं। अभिनव तारा का सिद्धांत बताए थे ना कि उसमें एक्सप्लोजन होगा, तो वो अभिनव तारा होता है, ठीक है। तो इससे छोटा हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गई और छोटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, श्वेत वामन। एनर्जी इसमें जो है कि 90-95% ख़त्म हो जाती है। और जब पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई, एकदम एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ, काला दानव, ठीक। एक तो वो कंडीशन हो गई। तो जो ये बीच वाला है, तो इससे छोटा वो भी ना होगा। हाँ हाँ, जो एनर्जी ख़त्म, उसमें जो भी कुछ बचा हुआ था वो भी निकल गया, फिर वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होगा फिर यहाँ से, ठीक है, फिर ये आएगा। जब इसकी एनर्जी ख़त्म हुई, लेकिन ये छोटा ना हो करके ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो यही बन जाता है क्या, अभिनव तारा, ठीक है, क्या, नोवा स्टार या सुपर नोवा, इसी को बोलते हैं। जब इसकी एनर्जी कम होती है और यह छोटा ना होकर के बड़ा हो जाता है, तो इसमें होता है भयंकर, बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, तो इसमें होगा भयंकर विस्फोट। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एनर्जी ख़त्म हो रहा है, पैसा रुपया ख़त्म हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, कम हो गया चुपचाप ठंडे पड़े रहेंगे, तो वो क्या हो गए, श्वेत वामन, वाइट ड्वार्फ हो गए। ठीक। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अगर ख़त्म हो रहा है तो वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी और बढ़ाएंगे। ठीक है। और पता चला कि विस्फोट हो गया। ठीक है। जाके भयंकर भयंकर भयानक से भयानक कार्य करने लगे। समझ गए? शांत नहीं, भयंकर से भयंकर भयानक कार्य करने लगे, तो वो अभिनव तारा हो जाते हैं। उन लोगों में क्या होता है, भयंकर विस्फोट होता है। क्या होता है इसमें होता है विस्फोट, एक्सप्लोजन होता है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा भयानक विस्फोट होता है, बताए थे। ठीक है। 1044 जूल के लगभग ऊर्जा निकलती है। ठीक ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये जब विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद इसका क्या होगा, तो विस्फोट होने के बाद इसमें से कुछ चीज़ें और होंगी। जैसे एक होगा न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा क्या होगा, पल्सर तारा। ठीक। फिर और क्या बनेगा, क्वेसर तारा। ठीक, और समझ में आ रही है? फिर और क्या बनेगा इसमें, ब्लैक होल, ये भी बन सकता है। ठीक है। अब बात समझ में आई? तो क्या जो विस्फोट होगा उसके बाद ये चारों बनेगा? नहीं, चारों नहीं बनेगा। इन चारों में से कोई एक बनेगा। ठीक ना, इन चारों में से क्या होगा, कोई एक ही बनेगा। ठीक। हाँ, कोई भी। न्यूट्रॉन तारा, जैसे इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है। विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा बन सकता है। विस्फोट होने के बाद इसकी एनर्जी तो वैसे भी कम हो रही है, एनर्जी और कम हो जाएगी। ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एनर्जी उसमें नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन तारा। और ये बहुत बड़ा होता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होगा, बड़ा होगा, धीमे धीमे घूमेगा, कोई भी क्रिया धीमे धीमे करेगा। अगर पल्सर बन गया, ये वाला बना, बहुत छोटा अगर होगा तो बहुत चमकेगा, एकदम चमकीला होगा, बहुत तेज चमकेगा, तो पल्सर या क्वेसर बनेगा। बात समझ आ रही है? नाम है, ये एनर्जी निकालता है। ये भी क्वेसर तारा भी सूर्य की तरह क्या करता है, एनर्जी निकालता है। ठीक है, ब्रह्मांड में, और बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। उसको क्या बोलते हैं, क्वेसर। और ये क्या है, पल्सर। ये भी क्या होगा, बहुत तेज़ी से घूमेगा, ये धीमे धीमे घूमेगा। और ये दोनों क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से, ये घूमता बहुत तेज़ी से है, ये घूमता भी है, और क्वेसर एनर्जी भी अपने अंदर से निकालता है, उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का, घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं क्वेसर। ये दोनों याद रखो, ये दोनों क्या होंगे, बहुत तेज़ी से गन 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 घूमते हैं भाई। चूँकि होते बहुत छोटे हैं, ये जो आकाशीय पिंड है ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये बड़ा होता है इसलिए घूम नहीं पाता, ये छोटे हैं। जब छोटा है तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, बताया था हमने ना कि अगर छोटा होगा तो तेज़ घूमेगा। कार तेज जाएगी कि ट्रक नहीं तेज जाएगा ना, कार तेज जाएगी। जो छोटा होगा वो तेज़ी से। और अगर कोई नहीं बना तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल। पूरा उसका जितना भी द्रव्यमान होगा, उसका जितना भी पदार्थ होगा, जितना द्रव्यमान होगा, वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब वो इतना ज़्यादा संघनित हो जाएगा, इतना ज़्यादा घनीभूत हो जाएगा कि सब आके एकदम एक बिंदु में चिपक जाएगा। मान लो कि अगर इसमें से इतना निकालें, इतना, तो इसमें ब्लैक होल में इतने पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो 10-20 हाथियों के बराबर होता है। समझ गई? इतना छोटा सा अगर रहेगा तो वो 20 हाथियों के 10 हाथियों के बराबर होगा। तो कितना भयंकर है वो समझ में आ रहा है? वो इतना सघन हो जाएगा, इतना होगा, बहुत छोटा, बिंदु के टाइप का हो जाएगा। काला क्यों दिखने लगता है? इतना सघन हो जाता है कि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो लाइट आती है, लाइट को भी सोख लेता है। आओ, और कोई भी चीज़ हमें दिखती कब है, कोई भी चीज़ हमें कब दिखेगी, हम क्यों दिख रहे हैं, आप लोग हमको क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि लाइट आ रही है हमारी बॉडी से या कपड़ों से, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है।
तो एक बिंब जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब बन रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कोई भी चीज़ क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि लाइट क्या हो रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो दिखाई दे रही है। ये इतना ग्रेविटेशनल फोर्स का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट ही नहीं करती है। ठीक है, वो लाइटें को क्या करेगा, सोख लेगा, इसलिए वो ब्लैक हमें होता है, वो दिखाई ही नहीं देगा वो है कहाँ आखिर सब। और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि अपने अंदर सब कुछ खींचेगा और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा। अपने अंदर सब खींचेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। सारे पूरी सूर्य, पृथ्वी, ग्रह जितना भी हैं, उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद रहेंगे वो उतना खींचता चला जाएगा, और जितना उसके अंदर जाएगा वो और सघन होगा और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत भयानक होता है ये। ठीक, तो ये रही कहानी सूर्य के बनने की। तो जो निहारिकाएँ होती हैं, जो नेबुला होता है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नर्सरी। किसकी नर्सरी? नर्सरी ऑफ न्यू स्टार्स, नए तारों की नर्सरी है ये निहारिकाएँ। निहारिकाओं से क्या बनता है, तारे बनते हैं। और हमारे अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो क्या है, सूर्य है। ठीक, ये मत उसमें कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो थोड़ा सा। देखो एक चीज़ इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर हमने बात करी, तो इसमें अब ऐसा क्या है, हम कितना छोटा को मानेंगे और कितने बड़े को मानेंगे, भाई ये समस्या आएगी ना। अगर हम कह रहे हैं कि लाल दानों से छोटा हो जाए, ठीक है, या फिर इससे बड़ा हो जाए, या सूर्य से छोटा हो जाए और सूर्य से, तारे से बड़ा हो जाए, तो कितना छोटा और कितना बड़ा होगा तो हम ये चीज़ मानेंगे। ये समस्या फिर विद्वानों के सामने आ गई। तो इस समस्या को किसने दूर किया? इस समस्या को दूर किया भारतीय ने, एस चंद्रशेखर ने। एक भारतीय थे जिनका नाम क्या है, एस चंद्रशेखर। भारत के थे एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने क्या किया, इस समस्या को दूर किया। कहा कि देखिए, कोई भी पिंड होगा अगर वह सूर्य के द्रव्यमान से, किसके द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना क्या हो जाए, छोटा हो। मतलब जो पिंड है एनर्जी निकलने के बाद अगर सूर्य के बराबर हो, सूर्य के क्या रहे, बराबर रहे, या सूर्य से 1.44 गुना क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो वह किस में बदलेगा, वह श्वेत वामन बनेगा। फिर इन्होंने कहा कि अगर उसका द्रव्यमान 1.44 गुना क्या हो जाए, सूर्य से बड़ा हो जाए, अगर उसका द्रव्यमान 1.44 गुना सूर्य से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। फिर उसमें एक्सप्लोजन होगा और वो चार निकल करके सामने आएंगे। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य हमेशा ब्लैक होल ही बनता है। जैसे जनरली एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, या बच्चे समझ लेते हैं क्या कि सूर्य है, इसमें एनर्जी है, एनर्जी निकला तो क्या बना, लाल बना, लाल में से एनर्जी निकलेगी तो सफ़ेद बनेगा, सफ़ेद में से और एनर्जी सब खत्म हो गई तो काला हो गया तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। सभी सूर्य ब्लैक होल नहीं बनते हैं। ठीक, वही सूर्य ब्लैक होल बनेगा जिसकी एनर्जी ख़त्म होने के बाद उसका साइज़ क्या हो, 1.44 गुना पहले वाली साइज से बड़ा हो जाए, तब वह क्या बन सकता है, ब्लैक होल बनने के चांसेस आ सकते हैं। ठीक ना। अच्छा, इस सीमा को क्या बोलते हैं, इस सीमा को 1.44 को क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, याद रख लेना। इस लिमिट से अगर बड़ा हुआ तो विस्फोट होगा, सुपरनोवा स्टार बनेगा, उसमें फिर एक्सप्लोजन होगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। और अगर इस लिमिट से, चंद्रशेखर जो लिमिट है, इस लिमिट से अगर छोटा हुआ तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझ लो, इसमें सबसे जो बड़ा है वो क्या है, पूरा
पूरा क्या है? ब्रह्मांड। इसमें पूरा क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो पूरा एक तो यूनिवर्स हो गया ब्रह्मांड। ठीक, स्टीफन हॉकिंस ने उसको क्या बोला? सुपर यूनिवर्स बोला कि नहीं, यूनिवर्स जितना हमें देखने में दिखाई देता है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो सुपर यूनिवर्स हो गया। उसके अंदर फिर क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर क्या होते हैं? आकाश गंगाएं देख रहे हो? आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा, गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होते हैं? गैलेक्सी में बहुत सारे सौरमंडल होते हैं। गैलेक्सी में बहुत सारे सौरमंडल होते हैं। ठीक है, हम किस गैलेक्सी में हैं? हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में है? हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में है। एक सेकेंड देखो बताते हैं। ये नोट हो गया है ना सब? एक तो ये हो गया। वैसे तो ब्रह्मांड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये अगर ब्रह्मांड है तो इसमें फिर क्या है? बहुत सारी ऐसी ऐसी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी क्या हैं? गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे गैलेक्सीज हैं। ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब एक गैलेक्सी ये हो गई, और इस गैलेक्सी में, ठीक है, मतलब ये बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, और ये गैलेक्सी हो गई। इस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, ऐरावत पथ, ऐरावत पथ, मिल्की वे। ठीक, हम बहुत सारी गैलेक्सीज हैं ना ब्रह्मांड में। बहुत सारी गैलेक्सीज क्लस्टर होती हैं। 1000 गैलेक्सियाँ, 1000 से 10,000 गैलेक्सियाँ क्या होती हैं? क्या बोला जाता है इनको? क्लस्टर बोला जाता है। और जब बहुत सारी वो हो जाएंगे, ठीक ना, एक्चुअली देखो कुछ गैलेक्सी हो तो उसको क्लस्टर बोलेंगे। 1000 गैलेक्सियों से ज़्यादा गैलेक्सी हो जाती है तो वो क्या होता है? उसको, ऐसे क्लस्टर को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। ऐसे क्लस्टर को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। ठीक, याद रखिए। अब बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हम जिसमें हैं वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक, अच्छे समझना। अब इस गैलेक्सी में बहुत सारे क्या हैं? इस गैलेक्सी में बहुत सूर्य हैं, और इस सूर्य का चक्कर लगाने वाले क्या हैं? बहुत से ग्रह हैं। इस गैलेक्सी में क्या हैं? बहुत से सूर्य हैं, और इसका चक्कर लगाने वाले बहुत से क्या हैं? ग्रह हैं। 100 मिलियन सूर्य लगभग एक गैलेक्सी में होते हैं। 100 मिलियन मतलब 100 अरब कह सकते हैं। 100 अरब सूर्य कहाँ होते हैं? एक गैलेक्सी में होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियाँ हैं? ऐसी ऐसी 10,000 मिलियन से ज़्यादा हैं। जितना प्रेक्षित है अभी जितना ढूंढा गया है, उसके बाहर तो अभी पता नहीं कितना है। जितना अभी अनुमान लगाया गया है वो 10,000 मिलियन से ज़्यादा। ठीक है, और एक गैलेक्सी में लगभग 1 लाख तारे होते हैं। कितने तारे? 1 लाख तारे, मतलब जो हमारा तो एक तारा है सूर्य। ठीक है, ऐसे ही 1 लाख हैं केवल एक गैलेक्सी में। तो सोचो कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक, अच्छा, हमने कहा कि ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंदर कई गैलेक्सियों का क्या होता है? जैसे ये कई गैलेक्सियाँ एक में आ गई तो ये एक क्लस्टर हो गया। हम किस क्लस्टर में हैं? लिख लीजिए, हम लानिका क्लस्टर में हैं। हमारी गैलेक्सी किस में है? लानिका क्लस्टर में। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें। एक चीज़ और क्या है? जैसे हमने कहा कि जो निहारिकाएँ होती हैं, जो निहारिकाएँ होती हैं वो ब्रह्मांड में जो तारे हैं कई तारों के बीच में हो सकती हैं।
तो निहारिकाएं किसी गैलेक्सी के अंदर होती हैं। निहारिकाएं कहाँ होती हैं? नेबुला, गैलेक्सीज के अंदर होती हैं। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी में एक नेबुला है जिसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन निहारिका लिख लीजिए, ओरियन, ओरियन निहारिका, ओरियन नेबुला किस गैलेक्सी में है? हमारी गैलेक्सी में है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक, ये चीज़। अब सौर मंडल में आगे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? तारे क्या होते हैं? तारे, स्टार। स्टार क्या होते हैं? तारे। इनके पास हीट होती है और लाइट होती है। किसका? खुद का। खुद की हीट और खुद की लाइट इनके पास होती है। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? तारे। जैसे सूर्य, सूर्य को कोई ऊष्मा देता है? सूर्य को लाइट दे रहा है? नहीं। तो ये क्या होगा? हीट और लाइट, ये इनके पास खुद की होती है। ग्रहों के पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती। हीट तो हो सकता है, ग्रहों के पास हीट होता है उसके अंदर, जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत हीट है, लेकिन लाइट इनके पास अपनी नहीं होती। हाँ, एक और बात, हीट होता है ग्रहों में, लेकिन वो उस हीट को बाहर नहीं निकालते हैं। उससे जो है इस अंतरिक्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे ज्वालामुखी फूट रही है पृथ्वी पर, तो उससे एनर्जी बाहर निकल रही है, मगर वायुमंडल के बाहर उसका कोई मतलब नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जबकि सूर्य से जो हीट निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, उसका पूरे वायुमंडल में, पूरे सौर मंडल में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये चीज़। और जो ग्रह होते हैं, क्या ग्रह, ठीक है, प्लैनेट, ठीक है, इनके पास खुद की हीट, खुद की लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं? दूसरों का अगर लाइट मिलता है तो चमकने लगते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य से अगर प्रकाश मिलेगा तो ये चमकेंगे। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या, कौन सा है? शुक्र है। और सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र ही है। पृथ्वी के सबसे पास में कौन है? शुक्र है। शुक्र हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है ना, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। लेकिन शुक्र खुद के चमक से नहीं चमकता है। सूर्य की लाइट शुक्र पे पड़ती है तब वो चमकता है, तो हम उसको देखते हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। शाम को देखोगी इधर और सुबह देखोगी भोर में इधर दिखेगा। शाम को पश्चिम में और सुबह पूर्व में दिखता है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलिए। वही बताएंगे कैसे दिखता है शाम को, इधर क्यों चमकता है भाई। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वो भी हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर अपना प्रकाश है क्या? उसके अंदर अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा क्यों चमक रहा है? सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, वो प्रकाश सूर्य पर पड़ता है, तब हमें वो चीज़ क्या करती है? दिखाई देती। तब चंद्रमा हमें क्या करता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आया? ठीक, ऐसे ही कुछ चीज़ें और हैं, जैसे उल्का किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, धूमकेतु किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? कल डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना क्या है, बहुत है, इसको समझिए, पढ़िए अच्छे से, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक ना? इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे अब क्या करेंगे, एक एक सीरीज़, मतलब एक एक क्लास ऐसे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और इसको पढ़ते समझते चले जाएंगे। ठीक ना?